और धातु यानी कि क्रिया परिचय है। इस पाठ में हमें क्रिया के बारे में समझाया गया है। संस्कृत में क्रिया के वास्तविक रूप को धातु कहते हैं और धातुओं में प्रत्यय जोड़कर हम क्रियापदों का निर्माण करते हैं। वाक्यों में हमेशा पदों का ही प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी काम के होने के बारे में पता चले, जैसे पढ़ना, लिखना, जाना, खाना, ये सब क्रिया शब्द हैं। और संस्कृत में क्रियाओं के मूल रूप को यानी कि वास्तविक रूप को धातु कहते हैं, जैसे गम, जाना, पठ, पढ़ना, लिख, लिखना, खाद, खाना। और इन सब धातुओं में हम प्रत्यय जोड़कर पदों का निर्माण करेंगे और उनका ही वाक्य में प्रयोग किया जाता है। धातुओं के रूप पुरुष, वचन और काल के अनुसार चलते हैं। पुरुष के बारे में हम जानते हैं कि पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन के बारे में भी हम जानते हैं, वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और काल के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, काल भी 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। धातुओं के रूप इन तीनों के अनुसार ही चलते हैं। संस्कृत में काल को लकार कहते हैं। वर्तमान काल के क्रियापदों के रूप लट लकार में चलते हैं और भविष्यत काल के क्रियापदों के रूप लरिट लकार में चलते हैं और भूतकाल के क्रियापदों के रूप लंग लकार में चलते हैं। सबसे पहले हम लट लकार यानी कि वर्तमान काल के बारे में सीखेंगे। धातुओं से क्रियापद बनाना बहुत ही आसान है। क्रियापद बनाने के लिए हम धातुओं में कुछ प्रत्यय लगाते हैं। तो सबसे पहले प्रथम पुरुष के प्रत्यय हैं। एक वचन है अति, द्विवचन है अतः, बहुवचन है अंति। यदि हम इन्हें पठ धातु में जोड़ें तो रूप बनेगा पठति, पठतः, पठन्ति। पठति मीन्स पढ़ता है, पठतः मीन्स 2 पढ़ते हैं, पठन्ति मीन्स सभी पढ़ते हैं। उसी तरह मध्यम पुरुष के प्रत्यय हैं असि, अथः, अथ। तो यदि हम इन्हें पठ धातु में जोड़ेंगे तो रूप बनेगा पठसि, पठथः, पठथ। पठसि मीन्स तुम पढ़ते हो, पठथः मीन्स तुम दोनों पढ़ते हो, पठथ मीन्स तुम सब पढ़ते हो। उसी तरह उत्तम पुरुष के प्रत्यय हैं आमि, आवह, आमह। यदि हम इन्हें पठ धातु में जोड़ेंगे तो रूप बनेगा पठामि, पठावह, पठामह। पठामि मैं पढ़ता हूँ, पठावह हम दोनों पढ़ते हैं, पठामह हम सभी पढ़ते हैं। तो इस तरह क्रियापद बनाने के लिए हमें ये प्रत्यय याद करने पड़ेंगे। ये प्रत्यय लट लकार के प्रत्यय हैं जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं। आगे है, कोई भी वाक्य बनाने के लिए क्रिया की आवश्यकता पड़ती है। कार्य करने वाले को हम कर्ता कहते हैं और जो काम किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ज़्यादातर संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का रूप कर्ता के रूप में होता है। जैसे बालक खाता है, बालकः खादति, वह पढ़ता है, सह पठति, वे सब खेलते हैं, ते खेलन्ति। इनमें बालक शब्द संज्ञा शब्द है, सह और ते सर्वनाम शब्द हैं जो कि संज्ञा शब्दों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। खादति, पठति, खेलन्ति ये सब क्रियापद हैं। आगे कुछ ध्यान देने योग्य बातें बताई गई हैं। सबसे पहले है कि धातु 2 प्रकार की होती है, अपरिवर्तनीय एवं परिवर्तनीय धातु। अपरिवर्तनीय धातुएं हम उन्हें कहते हैं जिनमें कोई भी बदलाव नहीं करते, उन्हें ज्यों का त्यों ही प्रयोग किया जाता है। जैसे पठ धातु का क्रियापद हम बनाते हैं पठति, भ्रम धातु का बनाएंगे भ्रमति, नम का नमति। वैसे ही लिख, खाद, वध, चल, धाव आदि ये अपरिवर्तनीय धातु हैं। इनका क्रियापद बनाते हुए कोई परिवर्तन इनमें नहीं किया जाएगा। और परिवर्तनीय धातुएं ऐसी धातुएं होती हैं जिनको क्रियापद बनाते हुए हम उनके रूप को बदलकर प्रयोग करते हैं। जैसे पा धातु में अगर हम प्रत्यय लगाकर क्रियापद बनाएंगे तो रूप बनेगा पिबती। गम धातु में अगर हम प्रत्यय लगाकर क्रियापद बनाएंगे तो इसका रूप बनेगा गच्छति। भू धातु का भवति बनेगा, स्था धातु का तिष्ठति बनेगा, दृश धातु का पश्यति बनेगा और घ्रा धातु का जिघ्रति बनेगा। इसलिए इन सब धातुओं को परिवर्तनीय धातुएं कहते हैं। संस्कृत में क्रिया के 3 पुरुष और 3 वचन होते हैं और संस्कृत में काल को लकार कहते हैं। मूल धातु के साथ क्रियापद बनाने के लिए ती, तह, अंति प्रत्यय जोड़े जाते हैं। आगे है कर्तृ प्लस क्रिया। इसमें हमें
कर्ता के साथ क्रिया का प्रयोग करके बताया गया है। प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। जैसे सह पठती, वह पढ़ता है। इसमें सह यानी कि वह प्रथम पुरुष का कर्ता है और पठती मीन्स पढ़ता है, ये भी प्रथम पुरुष का क्रियापद है। आगे है तौ पठते हैं, वे दो पढ़ते हैं, ये भी प्रथम पुरुष का क्रियापद है। और तौ पठते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं, यहाँ पर भी कर्ता तौ है जो कि द्विवचन प्रथम पुरुष है और क्रियापद भी द्विवचन प्रथम पुरुष है। आगे है ते पठंती, वे सब पढ़ते हैं, यहाँ पर भी ते कर्ता पद है जो कि प्रथम पुरुष बहुवचन है और पठंती क्रियापद है जो कि प्रथम पुरुष बहुवचन है। इसी तरह मध्यम पुरुष में भी मध्यम पुरुष का कर्ता पद प्रयोग किया जाएगा और मध्यम पुरुष क्रियापद का प्रयोग किया जाएगा। जैसे त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हैं। उसी तरह है उत्तम पुरुष, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठावे है, हम दोनों पढ़ते हैं। वयम पठामे है, हम सब पढ़ते हैं। आगे है प्रथम पुरुष लट लकार यानी कि वर्तमान काल। हम ये पहले बता चुके हैं कि वर्तमान काल के क्रियापदों के रूप लट लकार में चलते हैं और यहाँ पर हमें लट लकार के प्रथम पुरुष के बारे में बताया गया है। जैसे बालह पठती, बालक पढ़ता है। सह पठती, वह पढ़ता है, यहाँ पर पठती क्रियापद है, बालह संज्ञा पद है और सह सर्वनाम पद है। आगे द्विवचन है, बालकौ हंसते हैं, दो बालक हंसते हैं। तौ हंसते हैं, वे दोनों हंसते हैं, यहाँ बालकौ संज्ञा पद है और तौ उसके लिए प्रयोग किए जाने वाला सर्वनाम पद है और हंसते हैं क्रियापद है। बालकः क्रीडन्ति, सभी बालक खेलते हैं। ते क्रीडन्ति, वे सब बालक खेलते हैं, यहाँ पर बालकः संज्ञा पद है, ते सर्वनाम पद है और क्रीडन्ति बहुवचन क्रियापद है। आगे स्त्रीलिंग में कर्ता और क्रियापदों का प्रयोग करके बताया गया है। बालिका खादती, बालिका खाती है। सा खादती, वह खाती है, यहाँ बालिका कर्ता है और ये स्त्रीलिंग है। सा खादती, ये है उसके लिए प्रयोग किए जाने वाला स्त्रीलिंग सर्वनाम पद है। आगे है बालिके खायते, ये द्विवचन है। बालिके गायते, दो बालिकाएं गाती हैं। ते गायते, वे दोनों गाती हैं, यहाँ पर बालिके संज्ञा पद है और ते उसके लिए प्रयोग किए जाने वाला सर्वनाम पद है और गायते यहाँ पर द्विवचन क्रियापद है। बालिकाः नृत्यन्ति, ता नृत्यन्ति, बालिकाः मीन्स सभी बालिकाएं नाचती हैं। ताः नृत्यन्ति मीन्स वे सब नाचती हैं, यहाँ पर भी बालिका करता है और ता सर्वनाम पद है, नृत्यन्ति बहुवचन क्रियापद है। आगे ये कुछ धातुओं के प्रथम पुरुष के रूप दिए हुए हैं, आप इनको खुद से पढ़िए और समझिए। आगे है अभ्यास कार्य। सबसे पहला प्रश्न है निम्न शब्दान उचितम अर्थै सह मेलयत, निम्नलिखित शब्दों को उचित अर्थों से मेल कीजिए। सबसे पहले है वद, वद मीन्स बोलना। उसके बाद है हंस, हंस मीन्स हंसना। पठ, पढ़ना। धाव, दौड़ना। करोशी, करते हो। अगला प्रश्न है उचित शब्देन रिक्त स्थानानि पूरयत, उचित शब्द से खाली स्थानों को पूरा कीजिए। सबसे पहले है सह, ये एक वचन कर्ता पद है और हमें ब्रैकेट में दिया हुआ है खादती और पढ़ते हैं। खादती मीन्स एक खाता है, पढ़ते हैं मीन्स दो पढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्रियापद आएगा खादती। सह खादती, वह खाता है। आगे है तौ, तौ द्विवचन कर्ता पद है तो यहाँ पर हम क्रियापद भी द्विवचन लिखेंगे। पठती एक वचन है, पढ़ते हैं द्विवचन है तो हम यहाँ पर लिखेंगे तौ पढ़ते हैं। आगे है ते, ते बहुवचन कर्ता पद है तो यहाँ पर हम क्रियापद भी बहुवचन लिखेंगे, हम लिखेंगे खेलंती, ते खेलंती।
आगे है संस्कृतेन अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। वह दौड़ता है, वह को संस्कृत में हम लिखेंगे सह, दौड़ता है धावती, सह धावती। वे सब हंसते हैं, ये बहुवचन है तो हम इसे लिखेंगे, वे को हम संस्कृत में लिखेंगे ते, सब हंसते हैं हसंती, ते हसंती। वे दोनों खेलते हैं, ये द्विवचन है तो यहाँ पर वे को हम लिखेंगे तौ, दोनों खेलते हैं खेलते हैं। आगे वह दौड़ती है, ये स्त्रीलिंग है तो हम यहाँ पर वह को लिखेंगे सा धावती। आगे मंजूषायाः उचितं कर्ता पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, ये हमें हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, इसमें से उचित कर्ता पद चुनकर हमने खाली स्थानों को पूरा करना है। सबसे पहले क्रियापद हमें दिया हुआ है धावती, धावती मीन्स दौड़ता है या दौड़ती है, ये एक वचन है तो इसमें हमने कर्ता पद भी एक वचन ही लिखना है और ये प्रथम पुरुष है तो हम यहाँ पर प्रथम पुरुष का ही कर्ता पद लिखेंगे। तो यहाँ पर कर्ता पद बालके है, ये भी एक वचन प्रथम पुरुष है, सा ये भी एक वचन प्रथम पुरुष है, स ये भी एक वचन प्रथम पुरुष है। तो इन तीनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं। हम लिखते हैं बालके है धावती, आगे है वदती, ये प्रथम पुरुष एक वचन क्रियापद है तो इसके साथ हम कर्ता भी प्रथम पुरुष एक वचन लिखेंगे। बालके है हमने लिख दिया, सह भी लिख सकते हैं और सा भी लिख सकते हैं, हम लिखते हैं सह वदती। उसके बाद है पठंती, पठंती बहुवचन क्रियापद है तो इसके साथ हम बहुवचन कर्ता पद लिखेंगे, हम लिखेंगे ते पठंती, वे सब पढ़ते हैं। आगे है हंसते हैं, ये द्विवचन क्रियापद है मीन्स दो हंसते हैं तो हम यहाँ पर द्विवचन कर्ता पद लिखेंगे तौ हंसते हैं, वे दोनों हंसते हैं। अगला प्रश्न है निम्न धातु रूपई सह कर्तृपदानि लिखित, निम्नलिखित क्रिया के लिए कर्ता शब्द लिखिए। सबसे पहला क्रियापद है गच्छति, ये प्रथम पुरुष एक वचन क्रियापद है तो इसके साथ हम प्रथम पुरुष एक वचन कर्ता पद लिखेंगे। हम इसमें बालके है भी लिख सकते हैं और सह भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर कर्ता पद किसी का नाम भी लिख सकते हैं और सर्वनाम भी लिख सकते हैं। हम लिखते हैं सह गच्छति, वह जाता है। आगे है गच्छते है, ये द्विवचन क्रियापद है तो हम यहाँ पर द्विवचन कर्ता पद लिखेंगे तौ गच्छते है, वे दोनों जाते हैं। आगे है पठंती, पठंती बहुवचन क्रियापद है तो हम यहाँ पर कर्ता पद भी बहुवचन लिखेंगे ते पठंती, वे सब पढ़ते हैं। आगे है लिखती, ये भी एक वचन क्रियापद है तो हम यहाँ पर कर्ता पद लिखेंगे बालके है लिखती, बालक लिखता है। आगे है पठते हैं, ये द्विवचन क्रियापद है तो हम यहाँ पर द्विवचन कर्ता पद लिखेंगे बालकौ पठते हैं। आगे है क्रीडते हैं, ये भी द्विवचन क्रियापद है तो हम यहाँ पर कर्ता पद भी द्विवचन लिखेंगे बालिके क्रीडते हैं, दो बालिकाएं खेलती हैं। आगे है विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, दिए गए विकल्पों में से उत्तर चुनकर खाली स्थानों को पूरा कीजिए। सबसे पहले है धातुएं डैश प्रकार की होती हैं, धातुएं दो प्रकार की होती हैं। आगे है क्रिया को संस्कृत भाषा में डैश कहते हैं तो क्रिया को धातु कहते हैं। धातु रूप बनाते समय धातु में डैश जोड़े जाते हैं, धातु में प्रत्यय जोड़े जाते हैं। जिन धातुओं के मूल रूप को बदलकर प्रयोग किया जाता है उन्हें परिवर्तनीय धातु कहते हैं। आगे है अनुवादम कुरुत, सह बालकः पठति, वह बालक पढ़ता है। तत् पुष्पम विकसति, तत् मीन्स वह, पुष्पम फूल, विकसति खिलता है, वह फूल खिलता है। ते बालिके लिखते हैं, वे दोनों बालिकाएं लिखती हैं। सा बालिका लिखती, वह बालिका या लड़की लिखती है। ते बालकाः पठन्ति, वे सब लड़के पढ़ते हैं। तौ बालकौ पठते हैं, वे दोनों बालक पढ़ते हैं। ते पुष्पे विकसते हैं, वे दोनों फूल खिलते हैं। ताः बालिकाः लिखन्ति, वे सब बालिकाएं या लड़कियां लिखती हैं।
चैप्टर 4 का सेकंड पार्ट मध्यम पुरुष लट लकार। और लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। संस्कृत में काल को लकार कहा जाता है। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम ये 3 ही कर्ता पद होते हैं। कर्ता मीन्स जो वाक्य में कार्य कर रहा होता है उसे हम कर्ता कहते हैं। और वाक्य बनाते हुए जिस पुरुष और वचन का कर्ता पद होता है उसी पुरुष और वचन का क्रियापद इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम मध्यम पुरुष के क्रियापदों को बनाना सीखेंगे। मध्यम पुरुष के क्रियापदों को बनाने के लिए धातुओं में असि, अथः, अथ ये 3 प्रत्यय जोड़े जाते हैं। असि एक वचन में जोड़ा जाता है, अथः द्विवचन में और अथ बहुवचन के लिए जोड़ा जाता है। यदि हम इनको पठ धातु में जोड़ें तो हमारा रूप बनेगा पठसी मीन्स तुम पढ़ते हो, पठथः मीन्स तुम दोनों पढ़ते हो, पठत मीन्स तुम सब पढ़ते हो। तो इस प्रकार ये मध्यम पुरुष के क्रियापदों को बनाने के लिए प्रत्यय हैं। इनको हमें याद करना पड़ेगा और नीचे कुछ धातुओं के साथ ये प्रत्यय जोड़कर उनके रूप बनाकर दिखाए गए हैं। आप इनको पढ़िए और समझिए। आगे मध्यम पुरुष के कर्ता पदों के साथ लट लकार में मध्यम पुरुष के क्रियापदों का प्रयोग करके दिखाया गया है। जैसे कि हमने बताया है कि जिस पुरुष और वचन का कर्ता होता है उसी पुरुष और वचन का क्रियापद भी प्रयोग किया जाता है। तो हम ये वाक्यों में प्रयोग करके देखते हैं। सबसे पहले है त्वम, ये एक वचन है, इसका मतलब है तुम। युवाम द्विवचन है, इसका मतलब है तुम दोनों। यूयम बहुवचन है, इसका मतलब है तुम सब। पहला वाक्य है त्वम लिखसी, तुम लिखते हो। युवाम धावथः, तुम दौड़ते हो। यूयम नमत, तुम सब नमस्कार करते हो। त्वम धावसी, तुम दौड़ते हो। युवाम गच्छथः, तुम दोनों जाते हो। यूयम हसत, तुम सब हंसते हो। त्वम गच्छसि, तुम जाते हो। युवाम खादथः, तुम दोनों खाते हो। यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। त्वम गायसी, तुम गाते हो। युवाम क्रीडथः, तुम दोनों खेलते हो। यूयम धावत, तुम सब दौड़ते हो। त्वम वदसि, तुम बोलते हो। युवाम पठथः, तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम खादत, तुम सब खाते हो। इसमें मध्यम पुरुष के एक वचन कर्ता पद के साथ मध्यम पुरुष के एक वचन क्रियापद का प्रयोग किया गया है और द्विवचन के मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ द्विवचन का क्रियापद प्रयोग किया गया है और बहुवचन के कर्ता पद के साथ बहुवचन क्रियापद का प्रयोग किया गया है। ये आप ध्यान से देखिए और इन्हें समझिए। आगे है वार्तालाप यानी बातचीत। श्यामः, श्याम कहता है त्वम किम करोषि, तुम क्या कर रहे हो। रामः, राम उत्तर देता है अहम पश्यामि, मैं देखता हूँ या देख रहा हूँ। श्यामः, श्याम कहता है किम त्वम खेलसि, क्या तुम खेल रहे हो। रामः, राम उत्तर देता है आम अहम सायं खेलामि, हाँ आम मीन्स हाँ, अहम मैं, सायं सायंकाल में, खेलामि खेलता हूँ। श्यामः, श्याम कहता है किम त्वम धावसि, क्या तुम दौड़ते हो। रामः, राम उत्तर देता है आम अहम धावामि, हाँ मैं दौड़ता हूँ। रामः, त्वम कुत्र गच्छसि, राम कहता है तुम कहाँ जाते हो। श्यामः, श्याम कहता है अहम तत्र गच्छामि, मैं वहाँ जाता हूँ। तत्र मीन्स वहाँ। रामः, राम कहता है त्वम तत्र किम करोषि, तुम वहाँ क्या करते हो। श्यामः, अहम तत्र क्रीडामि, मैं वहाँ खेलता हूँ। इस वार्तालाप में हमें मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ता और क्रियापदों का प्रयोग करके समझाया गया है। आगे है अभ्यास कार्यम। सबसे पहला प्रश्न है मंजुषा प्रदत्तेन उचितै सर्वनाम पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत।
मंजूषा में दिए गए सर्वनाम शब्दों से रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। हमें ये कुछ क्रियापद दिए हुए हैं, हमने सर्वनाम कर्ता पद इनके साथ लिखने हैं। सबसे पहला है पठत। पठत बहुवचन क्रियापद है और ये मध्यम पुरुष का है, तो हम यहाँ लिखेंगे यूयम। यूयम मीन्स तुम सब, ये भी बहुवचन है। यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। अगला है पठथः, ये द्विवचन है, इसके साथ हम लिखेंगे युवाम पठथः, तुम दोनों पढ़ते हो। आगे है गच्छसि। गच्छसि एक वचन क्रियापद है, तो हम यहाँ पर कर्ता पद भी एक वचन लिखेंगे, त्वम गच्छसि, तुम जाते हो। अगला है हसथः, ये द्विवचन है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे युवाम हसथः, तुम दोनों हंसते हो। आगे है चलसि, ये एक वचन है, तो हम यहाँ पर एक वचन कर्ता पद लिखेंगे, त्वम चलसि, तुम चलते हो। आगे लिखसि भी एक वचन क्रियापद है, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे त्वम लिखसि, तुम लिखते हो। नेक्स्ट है उचित विकल्पेन वाक्यम पूरयत। उचित विकल्प से वाक्यों को पूरा करो। किम यूयम क्रियापद दिए हुए हैं गच्छत गच्छामि। गच्छत मध्यम पुरुष बहुवचन है और गच्छामः उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो हम यहाँ पर मध्यम पुरुष बहुवचन लगाएंगे, क्योंकि यूयम जो कि कर्ता पद है वो भी मध्यम पुरुष बहुवचन है। यूयम गच्छत, तुम सब जाते हो। वयम न, यहाँ पर गच्छामः उत्तम पुरुष बहुवचन क्रियापद है और गच्छामि उत्तम पुरुष एक वचन क्रियापद है। वयम मीन्स हम सब, तो ये बहुवचन क्रियापद है उत्तम पुरुष का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे गच्छामः। वयम न गच्छामः, हम सब नहीं जाते हैं। नेक्स्ट है त्वम कुत्र। यहाँ पर गच्छति प्रथम पुरुष का एक वचन है और गच्छसि मध्यम पुरुष का एक वचन क्रियापद है, तो त्वम मध्यम पुरुष का कर्ता पद है, इसलिए हम मध्यम पुरुष का क्रियापद गच्छसि लिखेंगे। त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यानि क्रियायाः उचित रूपेण पूरयत। निम्नलिखित वाक्यों को क्रिया के सही रूप से पूरा कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए हुए हैं जिनमें क्रियापद नहीं लिखे हुए और हमें धातुएं दे रखी हैं जिनसे हम क्रियापद बनाकर लिखेंगे। किम त्वम रामः, और अस धातु हमें कोष्ठक में दी हुई है। त्वम मध्यम पुरुष एक वचन है, तो हम अस धातु का मध्यम पुरुष एक वचन रूप लिखेंगे असि। किम त्वम रामः असि, क्या तुम राम हो। युवाम संस्कृतम, पठ धातु दी हुई है, तो हम युवाम मध्यम पुरुष का द्विवचन है, तो हम पठ धातु मध्यम पुरुष द्विवचन रूप लिखेंगे पठत। युवाम संस्कृतम पठत, तुम दोनों संस्कृत पढ़ते हो। आगे त्वम किम, ये भी मध्यम पुरुष एक वचन कर्ता पद है, तो क्री धातु का मध्यम पुरुष एक वचन रूप लिखेंगे हम करोषि। त्वम किम करोषि, तुम क्या कर रहे हो। हस धातु प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। हस धातु को जोड़कर वाक्य बनाइए। सबसे पहले है सा। सा प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग एक वचन कर्ता पद है, तो हम यहाँ पर हस धातु का प्रथम पुरुष का एक वचन रूप लिखेंगे हसती। सा हसती, वह हंसती है। आगे त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन कर्ता पद है, तो हम मध्यम पुरुष एक वचन लिखेंगे हस धातु का हससी। त्वम हससी, तुम हंसते हो। नेक्स्ट युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन है, तो हम मध्यम पुरुष द्विवचन क्रियापद लिखेंगे हसथः। युवाम हसथः, तुम दोनों हंसते हो। आगे है यूयम। यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन है, तो क्रियापद भी मध्यम पुरुष बहुवचन लिखेंगे हस धातु का हसत। यूयम हसत, तुम सब हंसते हो। नेक्स्ट है निम्न वाक्येषु रेखांकित शुद्धानि कुरुत। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों को शुद्ध कीजिए। त्वम पठति, यहाँ पर पठति रेखांकित पद है और ये गलत है। त्वम मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष एक वचन है, तो यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन क्रियापद पठसी। त्वम पठसी। युवाम विद्यालयम गच्छामि। गच्छामि उत्तम पुरुष एक वचन है, लेकिन यहाँ पर मध्यम पुरुष द्विवचन क्रियापद आएगा।
तो हम यहाँ लिखेंगे युवाम विद्यालयम गच्छथः, तुम दोनों विद्यालय जाते हो। नेक्स्ट है त्वम कुत्र गच्छति। यहाँ पर गच्छति प्रथम पुरुष एक वचन है, लेकिन हम लिखेंगे मध्यम पुरुष एक वचन, त्वम कुत्र गच्छसि। यूयम नमसि, यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन है, तो हम यहाँ पर क्रियापद भी मध्यम पुरुष बहुवचन लगाएंगे, यूयम नमत, तुम सब नमस्कार करते हो। संज्ञा पदनाम सर्वनाम पदैः क्रियापदैः सह च मेलनम कुरुत। सबसे पहला संज्ञा पद है बालकः, ये बहुवचन है तो इसके लिए सर्वनाम पद होगा ते और क्रियापद होगा लिखन्ति, ये क्रियापद भी बहुवचन है। आगे है कन्या, ये स्त्रीलिंग है, इसके लिए सर्वनाम पद भी स्त्रीलिंग होगा एषा गायति। उसके बाद छात्रा, ये भी स्त्रीलिंग है, इसके लिए भी सर्वनाम होगा एषा क्रीडति। आगे मयूर है, इसके लिए पुल्लिंग सर्वनाम पद होगा एषः नृत्यति। आगे अश्वौ, ये द्विवचन है तो इसके लिए सर्वनाम होगा एतौ धावतः। फिर अश्वौ द्विवचन है, इसके लिए सर्वनाम पद होगा तौ खादतः। आगे गजः, ये एक वचन है, इसके लिए सर्वनाम पद होगा एषः चलति। अगला प्रश्न है क्रियापदम चित्वा लिखत। क्रियापद चुनकर लिखिए। सबसे पहले है बालः चलति, इसमें क्रियापद है चलति। आगे है वृक्षौ फलतः, इसमें क्रियापद है फलतः। त्वम पठसि, इसमें क्रियापद है पठसि। युवाम खादतः, इसमें क्रियापद है खादतः। ते नमन्ति, इसमें क्रियापद है नमन्ति। सैनिकाः रक्षन्ति, इसमें क्रियापद है रक्षन्ति। चैप्टर 4 का थर्ड पार्ट उत्तम पुरुष लट लकार। तो आज हम बनाएंगे उत्तम पुरुष लट लकार के क्रियापद। उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन और लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। संस्कृत में बोलने वाले को यानी स्पीकर को उत्तम पुरुष कहा गया है और उत्तम पुरुष में 3 ही कर्ता होते हैं। और लट लकार के उत्तम पुरुष के क्रियापदों को बनाने के लिए हम प्रत्यय जोड़ेंगे आमी, आवह, आमे। यदि हम इनको पठ धातु में जोड़ें तो एक वचन रूप होगा पठामी यानी मैं पढ़ता हूँ। द्विवचन रूप होगा पठावह यानी हम दोनों पढ़ते हैं। और बहुवचन रूप होगा पठामह यानी हम सब पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्यय जोड़कर हम उत्तम पुरुष के क्रियापदों के रूप बनाएंगे। कुछ धातुएं और उनके उत्तम पुरुष के रूप दे रखे हैं, आप इनको ध्यान से पढ़िए। जैसे सबसे पहले है त्रिधातु, ये तर के रूप में चलेगी, इसका रूप बनेंगे तरामी, तरावह, तरामह। आगे है प्रच्छ धातु, जिसका मतलब होता है पूछना और इसके रूप पृच्छ के रूप में चलेंगे, पृच्छामी, पृच्छावह, पृच्छामह। और आगे है गई, ये गाय के रूप में चलेगी, गायामी, गायावह, गायामह। पा धातु पिब के रूप में चलेगी, पिबामी, पिबावह, पिबामह। भू भव के रूप में चलेगी, भवामी, भवावह, भवामह। स्था धातु तिष्ठ के रूप में चलेगी, तिष्ठामी, तिष्ठावह, तिष्ठामह। और आगम आगच्छ के रूप में चलेगी, आगच्छामी, आगच्छावह, आगच्छामह। और दृश धातु पश्य के रूप में चलेगी, पश्यामी, पश्यावह, पश्यामह। और स्मृ धातु स्मर के रूप में चलेगी, स्मरामी, स्मरावह, स्मरामह। और पत धातु पथ के रूप में ही चलेगी, पतामी, पतावह, पतामह। आगे उत्तम पुरुष में क्रियापदों और कर्तापदों का प्रयोग करके हमें सिखाया गया है। बोलने वाले को वक्ता कहते हैं। संस्कृत भाषा में उत्तम पुरुष का प्रयोग वक्ता के लिए किया जाता है। मीन्स कि जो स्पीकर हम जिसको कहते हैं इंग्लिश में, संस्कृत में हम उसे वक्ता कहते हैं और उसे संस्कृत भाषा में उत्तम पुरुष में रखा गया है। और उत्तम पुरुष का प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए होता है और ये एक समान रूप से होता है, लिंग का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आगे उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ उत्तम पुरुष की क्रियापद का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ,
ये एक वचन का कर्ता पद है और क्रियापद है। आवाम पठावह, हम दोनों पढ़ते हैं, ये द्विवचन का कर्ता पद और क्रियापद है। वयम पठामह, इसमें वयम बहुवचन का कर्ता पद है और पठामह बहुवचन का क्रियापद है। आगे है अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। आवाम गच्छावह, हम दोनों जाते हैं। वयम गच्छामः, हम सब जाते हैं। अहम क्रीडामि, मैं खेलता हूँ। आवाम क्रीडावह, हम दोनों खेलते हैं। वयम क्रीडामः, हम सब खेलते हैं। अहम खादामि, मैं खाता हूँ। आवाम खादावह, हम दोनों खाते हैं। वयम खादामः, हम सब खाते हैं। अहम नमामि, मैं नमस्कार करता हूँ। आवाम नमावह, हम दोनों नमस्कार करते हैं। वयम नमामह, हम सब नमस्कार करते हैं। अहम धावामि, मैं दौड़ता हूँ। आवाम धावावह, हम दोनों दौड़ते हैं। आवाम धावामह, हम सब दौड़ते हैं। अहम वदामि, मैं बोलता हूँ। आवाम वदावह, हम दोनों बोलते हैं। वयम वदामह, हम सब बोलते हैं। आगे है वार्तालापः मीन्स बातचीत। मोहनः, मोहन कह रहा है अहम छात्रः अस्मि, मैं विद्यार्थी हूँ। अहम लिखामि, मैं लिखता हूँ। अहम क्रीडामि च, और मैं खेलता हूँ। दीपिका, दीपिका कह रही है अहम छात्रा अस्मि, मैं विद्यार्थी हूँ। यहाँ पर दीपिका स्त्रीलिंग है, इसीलिए छात्र की जगह छात्रा का प्रयोग किया गया है। अहम पठामि, मैं पढ़ती हूँ। मोहनः, मोहन कह रहा है त्वं कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाती हो। दीपिका अहम विद्यालयं गच्छामि, मैं विद्यालय जाती हूँ। मोहनः, मोहन कह रहा है प्रिया त्वं कुत्र गच्छसि, प्रिया तुम कहाँ जाती हो। प्रिया कह रही है अहम अपि विद्यालयं गच्छामि, मैं भी विद्यालय जाती हूँ। अपि मीन्स भी। मोहनः, मोहन कह रहा है त्वं तत्र किं करोषि, तुम तत्र मीन्स वहाँ क्या करती हो। प्रिया अहम तत्र पठामि, प्रिया कह रही है मैं वहाँ पढ़ती हूँ। आगे है अभ्यास कार्यम। सबसे पहला प्रश्न है विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। दिए गए विकल्पों से उचित उत्तर चुनकर खाली स्थानों को पूरा कीजिए। सबसे पहला है अहम छात्रा अस्मि। यहाँ पर 3 क्रियापद दिए हुए थे। अहम उत्तम पुरुष एक वचन है, तो हम क्रियापद भी उत्तम पुरुष एक वचन लिखा हमने अस्मि। नेक्स्ट है आवाम। यहाँ पर गच्छामः, गच्छावह, गच्छामि, ये तीनों क्रियापदों में से हम लिखेंगे गच्छावह, क्योंकि आवाम द्विवचन है उत्तम पुरुष, तो गच्छावह भी उत्तम पुरुष द्विवचन है। नेक्स्ट है वयम। वयम उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो हम क्रियापद भी उत्तम पुरुष बहुवचन लिखेंगे कुर्मः। त्वं पाठम, त्वं मध्यम पुरुष एक वचन है, तो क्रियापद भी वही लिखेंगे पठसि, त्वं पाठम पठसि। उचितैः पदैः रिक्त स्थानानि पूरयत, उचित पदों के साथ खाली स्थानों को पूरा कीजिए। इसमें भी जिस पुरुष और वचन का कर्ता पद है उसी पुरुष और वचन का क्रियापद हम लिखेंगे। आवाम ये उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो हम यहाँ लिखेंगे नमावह। आगे दिया हुआ है पिबामह, ये क्रियापद दिया हुआ है जो कि उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो हम कर्ता पद भी लिखेंगे उत्तम पुरुष बहुवचन वयम। नेक्स्ट वयम उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो क्रियापद भी वही लिखेंगे धावामह। क्रीडामह ये क्रियापद भी उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो कर्ता पद भी वही आएगा वयम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यानि शुद्धानि कुरुत। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। जैसे एक उदाहरण करके दिखाया हुआ है सा पठन्ति। यहाँ पर सा एक कर्ता पद है जो कि प्रथम पुरुष एक वचन है और पठन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो हम यहाँ पर कर्ता पद लगाएंगे ताह, क्योंकि जिस पुरुष और वचन का कर्ता पद होता है उसी पुरुष और वचन का
क्रियापद होता है। नेक्स्ट है वयम हसामी। हसामी उत्तम पुरुष एक वचन है, तो हम यहाँ पर उत्तम पुरुष एक वचन कर्ता पद लगाएंगे। अहम हसामी, मैं हंसता हूँ। नेक्स्ट है मृग धावतः। यहाँ पर मृग प्रथम पुरुष एक वचन है और धावतः द्विवचन है, तो हम यहाँ पर एक वचन लगाएंगे धावती। नेक्स्ट है युवाम हससी। युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन है और क्रियापद हससी मध्यम पुरुष एक वचन है, तो हम यहाँ पर मध्यम पुरुष द्विवचन क्रियापद लगाएंगे युवाम हसतः। नेक्स्ट है अहम हसती। अहम उत्तम पुरुष एक वचन है और हसती प्रथम पुरुष एक वचन है, हम इन दोनों को सही करेंगे। अहम हसामी। हसामी उत्तम पुरुष एक वचन क्रियापद हमने यहाँ लगाया है। नेक्स्ट है त्वम वदत। त्वम एक वचन है मध्यम पुरुष और वदत बहुवचन है, तो हम त्वम के साथ मध्यम पुरुष एक वचन क्रियापद लगाएंगे वदसी। त्वम वदसी। तौ वदंती। तौ द्विवचन है और वदंती बहुवचन है, तो हम लिखेंगे तौ वदतः। वदतः द्विवचन प्रथम पुरुष है। नेक्स्ट है ते हसती। यहाँ पर ते बहुवचन है और हसती एक वचन है, दोनों ही प्रथम पुरुष हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हसती की जगह हसंती। ते हसंती। स पठतः। स एक वचन है और पठतः द्विवचन है, दोनों ही प्रथम पुरुष हैं, तो हम इनका वचन सही करके लिखेंगे स पठती, वह पढ़ता है। नेक्स्ट है उचित क्रियापदैः रिक्त स्थानानि पूरयेत्। उचित क्रियापदों से खाली स्थानों को पूरा कीजिए। अहम खाद धातु दी हुई है, तो अहम के साथ हम अहम एक वचन है, तो हम एक वचन क्रियापद लगाएंगे खादामी। यूयम ये मध्यम पुरुष बहुवचन है, तो लिख धातु का मध्यम पुरुष बहुवचन होगा लिखामः। ते प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो पठ धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन होगा पठंती। नेक्स्ट है युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन है, तो क्रीड धातु का मध्यम पुरुष द्विवचन होगा क्रीडथः। आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन है, नम धातु का उत्तम पुरुष द्विवचन होगा नमावः। तौ प्रथम पुरुष द्विवचन है और हस धातु का प्रथम पुरुष द्विवचन होगा हस्तः। संस्कृतेन अनुवाद कुरुत। संस्कृत में अनुवाद कीजिए। सबसे पहले है मैं दौड़ता हूँ, ये उत्तम पुरुष है और एक वचन है, तो हम लिखेंगे अहम धावामी। हम दोनों पढ़ते हैं, ये भी उत्तम पुरुष है लेकिन ये द्विवचन है, तो हम लिखेंगे आवाम पठावः। क्या तुम लिखते हो। क्या को हम संस्कृत में लिखते हैं किम और तुम को लिखते हैं त्वम। ये मध्यम पुरुष का है, तो हम इसको लिखेंगे किम त्वम लिखसी। लिखसी भी मध्यम पुरुष एक वचन है। नेक्स्ट है हम सब लिखते हैं, ये उत्तम पुरुष है, तो हमको हम लिखेंगे वयम लिखामः। वे सब हंसते हैं, ये प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो हम लिखेंगे ते हसंती। नेक्स्ट है क्रियाकलाप है मीन्स एक्टिविटी। चित्र में होने वाली क्रियाओं को तीनों पुरुषों और तीनों वचनों में लिखिए। सबसे पहले चित्र में ये एक लड़का है जो कि हंस रहा है, तो यहाँ पर हंसने की क्रिया हो रही है, तो हम हंस धातु के तीनों पुरुष और तीनों वचन लिखेंगे। हसती हसतः हसंती। हससी हसथः हसत। हसामी हसावः हसामः। और यहाँ पर एक ये लड़की नाच रही है, तो यहाँ पर नृत्य क्रिया हो रही है, हम इसको तीनों पुरुषों और वचनों में लिखेंगे नृत्यति नृत्यते नृत्यन्ति नृत्यसि नृत्यथः नृत्यत नृत्यामि नृत्यावः नृत्यामः। ये एक लड़का तैर रहा है, तो यहाँ पर तैरने की क्रिया हो रही है, हम इस क्रिया को लिखेंगे तरती तरतः तरंती तरसी तरथः तरथ तरामी तरावः तरामः। आगे है अनुवादम कुरुत। चित्रों में कहीं आप अकेले हैं और कहीं किसी के साथ बैठे कुछ बोल रहे हैं, आइए उनका अनुवाद करते हैं। वयम खदामः।
हम सब खा रहे हैं। वयम पिबामः, हम सब पी रहे हैं। अहम पठामि, मैं पढ़ रहा हूँ। आवाम लिखावः, हम दोनों लिख रहे हैं। अहम पश्यामि, मैं देखता हूँ। आवाम तरावः, हम दोनों तैर रहे हैं। आवाम वाद्यावः, हम दोनों बजा रहे हैं। वयम खेलामः, हम सब खेल रहे हैं। अत्र वयम तिष्ठामः स्मरामः च, अत्र मीन्स यहाँ, यहाँ हम सब बैठते हैं और याद करते हैं। अहम भ्रमामि, मैं घूमता हूँ। चैप्टर 5, ईश्वरः सर्वत्र वसति, ईश्वर सब जगह निवास करते हैं। इस पाठ में हम अव्यय पदों के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका रूप कभी भी परिवर्तित नहीं होता, उन शब्दों को हम अव्यय पद कहते हैं। इन शब्दों के ऊपर कभी किसी लिंग, काल, वचन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आइए हम संस्कृत में अव्यय पदों के बारे में पढ़ते हैं। संस्कृत भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका रूप कभी परिवर्तित नहीं होता। न व्ययम इति अव्ययम, अर्थात जो कभी भी व्यय ना हो, मीन्स जो कभी भी परिवर्तित ना हो, उसे हम अव्यय शब्द कहते हैं। इन शब्दों पर काल, विभक्ति, वचन तथा लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे सह अत्र पठति, वह यहाँ पढ़ता है। माला कुत्र पठति, माला कहाँ पढ़ती है। यहाँ पर अत्र और कुत्र अव्यय शब्द हैं जो कभी भी परिवर्तित नहीं होते। यहाँ लाल रंग में जो पद लिखे हुए हैं वे अव्यय पद हैं। अद्य रविवासरः अस्ति, अद्य मीन्स आज रविवार है। हय सोमवासरः अस्ति, हय मीन्स आने वाला कल, कल सोमवार है। त्वं कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो। रामः अत्र आगच्छति, राम यहाँ आता है। ते तत्र क्रीडन्ति, वे सब वहाँ खेलते हैं। अहं सर्वदा विद्यालयं गच्छामि, मैं सर्वदा मीन्स हमेशा विद्यालय जाता हूँ। रमा सदा पठति, रमा हमेशा पढ़ती है। सा उच्चै हसति, वह जोर से हंसती है। त्वं कदा उत्तिष्ठसि, तुम कब उठते हो। ईश्वरः सर्वत्र वसति, ईश्वर सर्वत्र मीन्स सब जगह, वसति मीन्स रहते हैं। सह सदा रक्षति, वह हमेशा रक्षा करता है। गजः शनैः शनैः चलति, शनैः शनैः मीन्स धीरे धीरे, हाथी धीरे धीरे चलता है। अश्वः तीव्रम धावति, तीव्रम मीन्स शीघ्र या तेज, घोड़ा तेज दौड़ता है। कश्यपः शनैः शनैः चलति, कछुआ धीरे धीरे चलता है। जलम सदा नीचै वहति, जल सदा नीचे बहता है। नीचे मीन्स नीचे। अत्र एकः हरिणः अस्ति, अत्र मीन्स यहाँ, यहाँ एक हिरण है। आगे है अव्यय शब्द 4 प्रकार के होते हैं, रीतिवाचक, स्थानवाचक, समयवाचक तथा प्रश्नवाचक। तो सबसे पहले हम रीतिवाचक अव्यय शब्दों को देखते हैं। रीतिवाचक, रीति का अर्थ होता है किसी काम को करने की विधि। जिन अव्यय पदों से हमें किसी काम को करने का तरीका पता चल रहा है उसे हम रीतिवाचक अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे अकस्मात, अकस्मात मीन्स अचानक। शनैः शनैः मीन्स धीरे धीरे। जैसे इनके अगर हम वाक्य में प्रयोग करके देखें, सह शनैः शनैः चलति, वह धीरे धीरे चलता है। तो इसमें जो धीरे धीरे चलता है इससे हमें पता चल रहा है कि वो धीरे धीरे चल रहा है, यानी जो काम कर रहा है वो धीरे धीरे हो रहा है। तो इसलिए हम इन्हें रीतिवाचक अव्यय पद कहेंगे। आगे है कदापि, कदापि मीन्स कभी भी। उच्चै मीन्स जोर से। सर्वथा मीन्स हमेशा। तीव्र मीन्स तेज। इन सब पदों को हम रीतिवाचक अव्यय पद कहेंगे। आगे है स्थानवाचक। जो अव्यय पद हमें किसी स्थान का बोध कराएं उन्हें हम स्थानवाचक अव्यय पद कहते हैं। जैसे यत्र, यहाँ, तत्र, वहाँ, बहि, बाहर, अधः,
नीचे, नीचई नीचे, ऊपरी ऊपर, सर्वत्र सब जगह। समयवाचक, जो अव्यय पद हमें समय का बोध कराएं, यानी कि काम किस समय में हो रहा है, उन अव्यय पदों को हम समयवाचक अव्यय पद कहेंगे। जैसे अद्य, आज, अधुना, अब, संप्रति, अब, ह्यः, आने वाला कल, प्रातः, सुबह, यदा, जब, सायं, शाम को, तदा, तब। प्रश्नवाचक, जिन अव्यय पदों से हमें प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, उन अव्यय पदों को हम प्रश्नवाचक अव्यय पद कहते हैं। जैसे कुतः मीन्स कहाँ, किम मीन्स क्या या कौन, कथम कैसे, कदा कब, कुत्र कहाँ, ये सब प्रश्नवाचक अव्यय पद हैं। आगे ये कुछ अव्यय पद दिए हुए हैं और इनके अर्थ भी दिए हुए हैं। आप इनका उच्चारण कीजिए और इन्हें समझिए। अब हम देखते हैं अभ्यास कार्यम। सबसे पहला प्रश्न है, मंजूषातः उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से उचित अव्यय पद चुनकर खाली स्थानों को पूरा कीजिए। सबसे पहला है, ते कुत्र गच्छन्ति, वे कहाँ जाते हैं। दूसरा है, फलम नीचै पतति, फल नीचे गिरता है। सह कदापि असत्यम न वदति, वह कभी भी असत्य नहीं बोलता है। कच्छपः शनैः शनैः चलति, अद्य सोमवासरः अस्ति, सिंह ऊंचै गर्जति। अगला प्रश्न है, प्रदत्त अव्यय पदानाम हिंदी भाषायाम अर्थ लिखित। नीचे दिए गए अव्यय पदों के अर्थ लिखिए। सबसे पहला है किमर्थम, इसका मतलब होता है किस लिए। नीचई मीन्स नीचे, सर्वत्र सब जगह, तीव्रम शीघ्र या फिर तेज, कदा कब, एव ही। तीसरा प्रश्न है, अधोलिखिता नाम वाक्यानाम संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। नीचे लिखे गए वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। सबसे पहला वाक्य है, बच्चे जोर से बोलते हैं, तो इसका हम अनुवाद करेंगे, बालकः ऊंचै वदन्ति, वह कहाँ जाता है। सः कुत्र गच्छति, तुम यहाँ क्या करते हो। त्वम अत्र किम करोषि, घोड़े तेज दौड़ते हैं। अश्वाः तीव्रम धावन्ति। अगला प्रश्न है, निम्न अव्यय पदैः वाक्यानि रचत। अव्यय पदों के द्वारा वाक्यों का निर्माण कीजिए। सबसे पहला अव्यय पद है सदा, इसका मीनिंग होता है हमेशा, तो हम यहाँ वाक्य लिखेंगे, रमा सदा सत्यम वदति। तत्र, तत्र का मीनिंग होता है वहाँ। रामः तत्र क्रीडन्ति, राम वहाँ खेलता है। कुत्र, त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो। अद्य, अद्य मीन्स आज। अद्य अवकाशम अस्ति, आज छुट्टी है। अगला प्रश्न है, उचितम मेलनम कुरुत, उचित मिलान कीजिए। सबसे पहला अव्यय पद है अत्र, अत्र मीन्स यहाँ। कुत्र, कुत्र मीन्स कहाँ। अपि मीन्स भी। तीव्रम मीन्स शीघ्र या फिर तेज। एव मीन्स ही। च मीन्स और। ऊंचाई मीन्स जोर से। बहि मीन्स बाहर। सर्वदा मीन्स हमेशा। षष्ठः पाठः यानी चैप्टर 6 कारक परिचयः। कारक परिचय, कारक का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। जो शब्द क्रिया शब्दों के साथ संबंध जोड़ते हैं, मीन्स क्रिया के साथ जिनका सीधा संबंध होता है, उन्हें कारक कहते हैं। जैसे राम ने खाना खाया, यहाँ पर खाना खाने का काम राम कर रहा है, इसलिए राम यहाँ करता है। ने शब्द राम का और खाना खाने की क्रिया का आपस में संबंध बता रहा है, इसलिए कर्ता कारक का चिन्ह यानी पहचान ने है। हिंदी भाषा में 8 कारक होते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा ही होगा, कर्ता ने, कर्म को, से के द्वारा आदि। लेकिन संस्कृत में हम ने, को, से के द्वारा आदि शब्दों को नहीं लिखते, इनके लिए हम विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक कारक के लिए एक विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।
आगे हम देखते हैं संस्कृत भाषा में कारकों के लिए कौन सी विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कर्ता कारक, वाक्य में जो काम करता है उसे हम कर्ता कहते हैं और इसका चिन्ह होता है ने। जैसे राम ने खाना खाया, तो यहाँ पर राम कर्ता कारक है और वहाँ हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यानी जब हमने वाक्य में ने लिखना है तो हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अगला है कर्म। वाक्य में काम करते हुए जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। कर्म का कारक चिन्ह होता है को, और जब भी हमने संस्कृत में को लिखना है तो हम वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अगला है करण। जिसकी सहायता से काम किया जाता है उसे करण कारक कहा जाता है और इसका कारक चिन्ह है से के द्वारा। संस्कृत में हम जहाँ पर भी से के द्वारा लिखना होगा वहाँ पर हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। संप्रदान। जिसके लिए काम किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह होता है के लिए। संस्कृत में जहाँ पर भी के लिए लिखना होगा वहाँ पर हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अगला है अपादान। जहाँ पर अलग होने का भाव होता है वहाँ अपादान कारक होता है और इसका कारक चिन्ह यानी इसकी पहचान है से अलग होना। संस्कृत में जब हमने ये लिखना है तो हम वहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अगला है संबंध। संबंध को संस्कृत में कारक नहीं माना गया है, लेकिन इसके लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर भी हमने का, के, की, रा, रे, री आदि लिखना होगा वहाँ पर हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। अधिकरण। जहाँ पर आधार को दर्शाना होता है वहाँ पर अधिकरण कारक होता है और इसका कारक चिन्ह होता है में पर। यानी जब भी हमने में पर वाक्य में लिखना है तो वहाँ पर हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। संबोधन। संबोधन को भी संस्कृत में कारक नहीं माना गया है। जब भी हमने किसी को संबोधित करना होता है, जैसे किसी को बुलाना है, हे, अरे, इन सब शब्दों को कहना है तो हम संस्कृत में संबोधन का प्रयोग करेंगे। संबोधन में हम प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन उससे पहले हम हे, अरे चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कभी कभी कर्ता व कर्म कारक कारक चिन्ह के बिना भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे बालक खाना खाता है, यानी बालकः भोजनम खादति। इसमें बालक खाना खाने का काम कर रहा है, इसलिए बालक कर्ता कारक है, लेकिन यहाँ पर ने चिन्ह नहीं है। फिर भी हम इसमें प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। बालकः भोजनम खादति। छात्र पुस्तक पढ़ता है, छात्रः पुस्तकम पठति। यहाँ पर भी पुस्तक पढ़ने का काम छात्र कर रहा है, इसलिए वह कर्ता कारक है, लेकिन कर्ता का चिन्ह ने यहाँ पर नहीं लगा हुआ। फिर भी हमने छात्रः प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया है। पुस्तकम, और छात्र पुस्तक को पढ़ रहा है, यहाँ पर को चिन्ह नहीं है, लेकिन हमने पुस्तकम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। संस्कृत में कारकों की संख्या 6 है, ये हम आपको बता चुके हैं। संबंध और संबोधन संस्कृत में कारक नहीं होते हैं, क्योंकि ये क्रिया शब्दों के साथ संबंध नहीं जोड़ते। जैसे रामस्य भ्राता लक्ष्मणः, राम का भाई लक्ष्मण है। इस वाक्य में क्रिया है ही नहीं, यानी राम और लक्ष्मण का आपस में संबंध है, लेकिन यहाँ पर कोई काम तो हो ही नहीं रहा, इसलिए हमने संस्कृत में संबंध को कारक नहीं माना गया है। सिर्फ इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। रामस्य यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है। संबंध बताने के लिए षष्ठी विभक्ति और संबोधन, यानी जब भी हमने किसी को हे, अरे कहकर बुलाना है तो हम वहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। आगे है कारक प्रयोग। सबसे पहला है कर्ता कारक। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है, यानी किसी भी वाक्य में जो काम करने वाला है वह कर्ता होता है। जैसे बालकः पठति, बालक पढ़ता है, यहाँ पर
बालक पढ़ने का काम कर रहा है, तो बालक किस वाक्य में करता है, और कर्ता के लिए हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे, बालकः पठति। बालकः प्रथमा विभक्ति एक वचन है, बालक एक ही है इसीलिए एक वचन का प्रयोग किया गया है। पठति भी एक वचन क्रियापद है, ये आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगला है कर्म कारक। वाक्य में क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वह कर्म कहलाता है तथा उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अर्थात वाक्य में काम करने का प्रभाव यानी वाक्य में जो काम हो रहा है उससे जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है उसे हम कर्म कहते हैं, और वहाँ पर हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे बालिका भोजनम करोति, बालिका भोजन करती है, इसमें बालिका काम कर रही है और उसकी काम करने का प्रभाव यानी जो वो खाना खा रही है उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा भोजन पर पड़ रहा है, यानी वो भोजन को खा रही है। तो भोजनम यहाँ पर कर्म कारक है और इसमें द्वितीय विभक्ति है। अगला है करण कारक। जिस साधन से क्रिया की जाए वहाँ करण कारक होता है, यानी जिस इंस्ट्रूमेंट से हम काम करते हैं वहाँ पर करण कारक होता है और उसमें तृतीय विभक्ति होती है। जैसे बालकः कलमेन लिखति, बालक कलम से लिखता है, यहाँ पर बालक लिखने का काम कर रहा है इसलिए वो करता है, और लिखती क्रिया है, इससे हमें पता चल रहा है कि लिखने का काम हो रहा है, और कलम से लिखता है, कलम लिखने का इंस्ट्रूमेंट है इसीलिए यहाँ पर करण कारक है, और करण कारक के लिए हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कलमेन तृतीय विभक्ति एक वचन है। अगला है संप्रदान कारक। जिसके लिए क्रिया की जाती है वह संप्रदान कारक होता है, अर्थात जो काम हम जिसके लिए कर रहे हैं वहाँ संप्रदान कारक होगा। जैसे बालकः पठनाय विद्यालयम गच्छति, बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। यहाँ पर बालक विद्यालय पढ़ने जाता है इसीलिए बालक करता है क्योंकि वो काम कर रहा है। विद्यालयम कर्म है क्योंकि उसके काम करने का प्रभाव उसी पर पड़ रहा है। गच्छति क्रिया है, गच्छति से हमें पता चल रहा है कि काम हो रहा है, और किसके लिए काम हो रहा है, पढ़ने के लिए। तो पठनाय यहाँ पर संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक के लिए हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, पठनाय। पठनाय पठन शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। अगला है अपादान कारक। जहाँ से अलग होने का भाव हो वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे वृक्षात फलम पतति, वृक्ष से फल गिरता है, यहाँ पर फल किससे अलग हो रहा है, वृक्ष से अलग हो रहा है, तो वृक्ष में अपादान कारक होगा, और अपादान कारक के लिए हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। वृक्षात पंचमी विभक्ति एक वचन है और वृक्ष शब्द है। संबंध कारक। जिस व्यक्ति या वस्तु या स्थान से संबंध बताया जाए वहाँ संबंध कारक होता है। जैसे रामस्य अनुजः लक्ष्मणः अस्ति, राम का छोटा भाई लक्ष्मण है, यहाँ पर राम का लक्ष्मण से संबंध बताया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ जहाँ पर संबंध कारक बताना है वहाँ पर हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। रामस्य, राम शब्द षष्ठी विभक्ति है। अगला है अधिकरण कारक। जिस स्थान पर क्रिया हो वहाँ अधिकरण कारक होता है, अर्थात काम जिस स्थान पर हो रहा है वहाँ अधिकरण कारक होता है। जैसे वृक्षे खगाः वसन्ति, वृक्ष पर पक्षी रहते हैं, यहाँ पर पक्षियों के रहने का आधार वृक्ष है, इसीलिए वृक्ष में अधिकरण कारक कहा जाएगा। और अधिकरण कारक के लिए अर्थात में पर जहाँ पर हमने लिखना है वहाँ पर हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। वृक्षे खगाः वसन्ति, वृक्ष पर पक्षी रहते हैं। कारक परिचयः का अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में सबसे पहला प्रश्न है, कारक विभक्ति ही उचितम मेलनम कुरुत, कारक और विभक्तियों का उचित मेल कीजिए। सबसे पहले है कर्म कारक। कर्म के लिए हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अपादान
अपादान कारक के लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्ता कारक के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। करण के लिए तृतीया विभक्ति और संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तर चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। यानी हमें ये 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं और हमने इनमें से एक चूज करना है। क्रिया को करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। संस्कृत में कारक को विभक्ति कहते हैं क्योंकि हम कारकों के लिए विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। जिस साधन से क्रिया की जाती है वह करण कारक कहलाता है। जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दानां मूल शब्दः विभक्ति वचनम च लिखित। निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द, विभक्ति और वचन लिखिए। शब्द के वास्तविक रूप को मूल शब्द कहते हैं। संस्कृत में हम मूल शब्दों के साथ कुछ प्रत्यय या विभक्तियां लगाकर उन्हें पद बनाकर वाक्यों में प्रयोग करते हैं। वाक्यों में हमेशा पदों का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे सबसे पहला पद है कलमेन। कलम मूल शब्द है, तृतीय विभक्ति एक वचन है। रामाय, इसमें राम मूल शब्द है और ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। फलानी, फल मूल शब्द, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। बालकः, बालक मूल शब्द, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। अगला प्रश्न है, वचन अनुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचनों के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये हमें कुछ मूल शब्द दिए हुए हैं और उनकी विभक्ति के अनुसार हमने तीनों वचन लिखने हैं। जैसे छात्र मूल शब्द है और प्रथमा विभक्ति में इसका एक वचन छात्रः, द्विवचन छात्रौ, बहुवचन छात्रः। बालक की द्वितीय विभक्ति में तीनों वचन होंगे बालकः, बालकौ, बालकः। पत्र की चतुर्थी विभक्ति होगी पत्राय, पत्राभ्याम, पत्रेभ्य। फल की तृतीय विभक्ति होगी फलेन, फलाभ्याम, फलैः। राम की पंचमी विभक्ति होगी रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः। अगला प्रश्न है, उदाहरण अनुसारेण परस्परम मेलयत। उदाहरण के अनुसार परस्पर मिलान कीजिए। जैसे रथम, रथम द्वितीय विभक्ति है इसमें, तो इसका अर्थ होगा रथ को। पुस्तकम, ये भी द्वितीय विभक्ति है, इसमें इसका अर्थ होगा पुस्तक को। गृहात्, इसमें पंचमी विभक्ति है, इसका मतलब होगा घर से। रामस्य, इसमें षष्ठी विभक्ति है, इसका मतलब होगा राम का। गृहे, इसमें सप्तमी विभक्ति है, इसका मतलब होगा घर में। कंदुकेन, इसमें तृतीय विभक्ति है, इसका अर्थ होगा गेंद से। पठनाय, इसमें चतुर्थी विभक्ति है, इसका अर्थ होगा पढ़ने के लिए। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और यदि आप मेरे और वीडियोस देखने चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।